गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। और आज इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कोलाइड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कोलाइड। देखो कोलाइड जो होते हैं कोलॉइड्स, इनको कोलॉइडी निकाय, कोलॉइडल सिस्टम या कोलाइडी विलियन या इनको कलिल विलियन भी कहते हैं। ये सब कोलाइड के नाम हैं। कोलाइड किसे कहते हैं या कोलाइडी विलियन किसे कहते हैं। आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है जो पदार्थ के कणों के साइज पर निर्भर करती है। कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज में होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के, 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। तो जो कोलाइड होते हैं किसे कहते हैं, कोलाइड या कोलाइड विलियन होते हैं किसे बोलते हैं। कोलाइड जो होते हैं आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज में होता है। इस साइज के कण कहलाते हैं कोलाइडी कण। किसी माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों का साइज इस रेंज में होने पर वो निकाय कहलाता है कोलाइडी निकाय या कोलॉइडी विलियन, कोलॉइडल सिस्टम। देखिए आधुनिक धारणा के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार साइज पर निर्भर करती है। कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज में होता है। इस साइज के कण कहलाते हैं कोलाइडी कण। किसी माध्यम में वितरित पदार्थ के कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज में होने पर निकाय कहलाता है कोलॉइडी निकाय या कोलॉइडी विलियन। जो कोलाइड या कहें कोलाइडी विलियन होते हैं वो वास्तविक विलियन और निलंबन के मध्यवर्ती होते हैं, उनके बीच के होते हैं ये। देखो कैसे, देखो यहां पर ये 3 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में ये वास्तविक सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सिस्टम, और ये है सस्पेंशन, निलंबन। देखो जो वास्तविक विलियन होते हैं, वास्तविक विलियन समांगी होते हैं। वास्तविक विलियन होते हैं समांगी। उनमें विलियन में क्या होता है, विलेय और विलायक होते हैं। विलेय और विलायक दोनों समान रूप से वितरित रहते हैं और इनका जो साइज होता है ना, आणविक साइज होता है। विलेय और विलायक के कणों का साइज होता है ना, आणविक साइज होता है। आणविक साइज जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर से कम, मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर से विलेय और विलायकों का कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। यानी कि जो वास्तविक विलियन होते हैं, वास्तविक विलियन में विलेय और विलायक इनके कणों किस प्रकार के होते हैं, वो आणविक साइज के होते हैं। 10 की पावर माइनस 9 मीटर से उनका साइज कम होता है। और वास्तविक विलियन होते हैं समांगी, जिसमें विलेय और विलायक एक दूसरे में समान रूप से वितरित होते हैं। प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। अच्छा, और जो कोलाइडी विलियन होते हैं, कोलाइडी विलियन में जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण जो होते हैं, देखो कोलाइडी विलियन में भी विलेय और विलायक होता है। जो कोलाइडी विलियन में विलेय होता है ना,
विलेय के कण कोलाइडी आकार के होते हैं। कोलाइडी आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अगर विलयन में विलेय के कणों का जो आकार है ना वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो इस साइज के कण कहलाते हैं कोलाइडी कण, और वो विलयन कहलाता है कोलोइडी विलयन या कोलोइडी निकाय कहलाता है। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें विलेय के कण कैसे होते हैं? कोलाइडी आकार के, और उनका साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ये है सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है निलंबन। निलंबन जैसे जो जब हम पानी में मिट्टी को या रेत को डाल करके उसको हिलाते हैं ना तो मिट्टी का या रेत का निलंबन प्राप्त होता है। जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और निलंबन के कण जो होता है ना वो हमें नग्न आंखों के द्वारा दिखाई देते हैं, बिना माइक्रोस्कोप को भी वो दिखाई देते हैं। तो जो कोलाइडी निकाय होता है, कोलाइडल जो सिस्टम होता है उसमें कणों का जो साइज होता है वो कोलाइडी निकाय में कणों का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और इसमें विलेय के कणों का आकार क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कैसे? जैसे चीनी का विलयन हुआ, नमक का विलयन हुआ, ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इनमें जो साइज होता है विलेय और विलायक के कणों का वो आणविक साइज होता है, यानी कि वो अणुओं के रूप में होते हैं विलयन में, और साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो देखो कोलोइडी निकाय या कोलाइडी विलयन या कोलाइड किसे कहते हैं? अगर किसी विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो, विलेय के कण इस रेंज में उनका आकार हो, तो ये कण कहलाते हैं कोलाइडी कण, और वो पूरा निकाय कहलाता है कोलाइडी निकाय या कोलाइडल सिस्टम। तो कोलाइड किसे कहते हैं? आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है। मतलब अगर विलयन में विलेय के कणों का आकार इस रेंज में है, विलेय के कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में उनका आकार है, तो यानी कि विलेय के कणों की अवस्था क्या है? इस रेंज में है। तो जो कोलाइड होता है, कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के साइज पर निर्भर करती है। और कोलाइडी अवस्था में पदार्थ के कणों का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रेंज में होता है। और ध्यान रखो इस साइज के कण कहलाते हैं कोलाइडी कण। किस साइज के कण? 1 नैनोमीटर से, अगर विलेय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर रेंज में है तो इस साइज के कण कहलाते हैं कोलाइडी कण। किसी विलयन को हम कोलाइडी विलयन कब कहेंगे? किसी विलयन को हम कोलाइडी विलयन तब कहेंगे जब विलायक में विलेय के कण इस साइज के होते हैं, तब हम उसे कोलाइडी विलयन कहेंगे। जो कोलाइड होता है, कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्यवर्ती होते हैं, बीच के होते हैं। मतलब इनमें जो विलेय के कणों का जो आकार होता है ना वो वास्तविक सॉल्यूशन में विलेय के कणों का आकार जो होता है उससे तो बड़ा होता है, और सस्पेंशन में यानी कि निलंबन में विलेय के कणों का जो आकार होता है उनसे छोटा होता है। तो ये इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। तो ये कोलाइड आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा एक चीज देखो मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए ये एक विलयन है, इस पात्र में मान लीजिए ये एक विलयन भरा हुआ है, और ये ब्लैक जो हम दिखा रहे हैं ये तो मान लीजिए विलायक के अणु है। ये क्या है? विलायक के अणु। और इसमें कोई विलेय हमने घोल रखा जिसके कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर
के रेंज में है तो ये विलयन ही कहलाता है, क्या कहलाएगा, कोलोइडी विलयन, है ना, या कोलोइडल सिस्टम, या ऐसे बोलेंगे कोलोइड, समझ रहे। अगर विलयन में विलेय जो होता है वो कोलाइडी साइज का होता है, उसके कण कोलाइडी साइज के होते हैं, तो विलयन क्या कहलाएगा, कोलोइडी विलयन या कोलोइडल सिस्टम। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो अब बात करते हैं जो कोलाइडी निकाय होते हैं उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। कोलाइडल जो सिस्टम होते हैं उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, हेडिंग डालिए, कोलाइडी निकाय के मुख्य लक्षण। तो शुरू करते हैं, कोलाइडी निकायों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं उनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। देखो, आगे की बातों को समझने के लिए ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो कोलाइडी निकाय होते हैं मुख्य लक्षण होते क्या हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो, जो कोलाइडी निकाय होते हैं वे विषमांगी, कोलाइडी निकाय जो होता है, कोलाइडल सिस्टम जो होता है वो विषमांगी होता है। इसमें दो परावस्थाएं होती हैं। देखो, विषमांगी वो होता है जिसके प्रत्येक भाग के गुण समान ना हो, है ना, जिसके घटक आपस में समान रूप से वितरित ना हो, ऐसा निकाय। तो कोलाइडी निकाय जो होता है वो विषमांगी होता है। इसमें दो परावस्थाएं होती है, एक होती है परिक्षिप्त परावस्था, डिस्पर्स फेज, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। कोलोइडी विलयन में दो परावस्थाएं होती है। देखो, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए इसको। एक परावस्था होती है परिक्षिप्त परावस्था, एक होती है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त परावस्था, डिस्पर्स फेज, क्या होती है डिस्पर्स फेज। कोलोइडी विलयन में जो पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में होता है उसे परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं। अर्थात कोलाइडी कणों की परावस्था परिक्षिप्त परावस्था कहलाती है। देखो, ये कोलाइडी विलयन है, इसमें जो पदार्थ ये कोलाइडी कणों के रूप में है ये कोलाइडी कणों की परावस्था कहलाती है, ये परिक्षिप्त परावस्था। जो पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में होता है उसे कहते हैं परिक्षिप्त परावस्था, है ना। जो कोलाइडी कण होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, परिक्षिप्त परावस्था बनाते हैं। अच्छा, एक होता है परिक्षेपण माध्यम, जिस माध्यम में ये कोलोइडी कण वितरित होते हैं, जिसमें ये कोलोइडी कण फैले होते हैं ना, वो माध्यम कहलाता है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, और इसे सतत परावस्था भी कहते हैं। इस परिक्षेपण माध्यम को क्या, सतत परावस्था भी कहते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो समान रूप से फैला होता है। कोलाइडी कण समान रूप से, कोलाइडी कण अलग परावस्था बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी होता है। इसमें दो परावस्थाएं होती है। देखो, विलयन में एक परावस्था होती है, इसमें दो परावस्थाएं होती है। एक होती है परिक्षिप्त परावस्था। किसे कहते हैं परिक्षिप्त परावस्था, कोलाइडी विलयन में जो पदार्थ कोलाइडी कणों के रूप में होता है ना उसे ही कहते हैं परिक्षिप्त परावस्था। और जिस माध्यम में कोलाइडी कण वितरित रहते हैं उसे बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सन मीडियम, इसको बोलते हैं। इसे सतत परावस्था भी कहते हैं। और इसी सतत परावस्था में कोलोइडी कण जो होते हैं वो बिखरे रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, है ना, वितरित रहते हैं। तो देखो, ये कोलाइडल सिस्टम को समझने के लिए ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखो, वास्तविक विलयन में एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। वास्तविक विलयन में जिसे हम विलेय कहते हैं, कोलोइडी विलयन में वो क्या है, परिक्षिप्त परावस्था है।
वास्तविक विलयन में जिसे हम विलेय बोलते हैं, कोलॉइडी विलयन में वो क्या है, परिक्षिप्त परावस्था है। और वास्तविक विलयन में जिसे विलायक कहते हैं, कोलॉइडी विलयन में उसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो कोलॉइडी निकाय के ये मुख्य लक्षण, एक मुख्य लक्षण ये हुआ कि जो कोलॉइडी निकाय होता है वो विषमांगी होता है, दो परावस्थाएं होती है, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अच्छा, अगला नंबर देखिए, जो कोलॉइडी कण होते हैं, कोलॉइडी कण ये माइक्रोस्कोप के द्वारा भी, जो साधारण माइक्रोस्कोप होता है ये उसके द्वारा दिखाई नहीं देते। और ये जो कोलॉइडी कण होते हैं ये पार्चमेंट झिल्ली या जिसे चर्म पत्र भी बोलते हैं, ये जानवरों की खाल होती है, पार्चमेंट झिल्ली में से कोलॉइडी कण छन करके बाहर नहीं निकल पाते। तो एक तो ये क्या हुआ, ये माइक्रोस्कोप से ये दिखाई नहीं देते, ये चीज आप लिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते। एक पॉइंट आप लिखेंगे, और माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते, साथ साथ जो साधारण फिल्टर पेपर होता है ना उसके छिद्रों से ये छन करके बाहर निकल जाते हैं, ये चीज लिखनी है आपको। और ये पार्चमेंट झिल्ली में से बाहर नहीं निकलते, ये चीज लिखनी है। अच्छा, एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोलॉइडी निकायों का, देखो जो कोलॉइडी विलयन होते हैं, कोलॉइडी विलयन या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। जो कोलॉइडी विलयन होते हैं ना, कोलॉइडी विलयन में ये जो कोलॉइडी कण हैं, कोलॉइडी विलयन में कोलॉइडी कणों पर या तो धनावेश होता है, जो धनावेशित कोलॉइडी विलयन होते हैं उनमें कोलॉइडी कणों पर धनावेश होता है, और जो ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन होते हैं उनमें कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कोलॉइडी कणों विलयनों का, कि जो कोलॉइडी कण होते हैं ना वो धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं, उन पर आवेश होता है। अगर धनावेशित कोलॉइडी विलयन है तो कोलॉइडी कणों पर धनावेश होता है, और अगर समान आवेश होगा सभी कोलॉइडी कणों पर, ये नहीं कि कुछ पर धनावेश हो गया कुछ पर ऋणावेश। अगर धनावेशित कोलॉइडी विलयन है तो सभी कोलॉइडी कणों पर धनावेश होता है, और अगर ऋणावेशित कोलॉइडी विलयन है तो सभी कोलॉइडी कणों पर ऋणावेश होता है। तो कोलॉइडी कण जो होते हैं वो धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। ये जो कोलॉइडी कण होते हैं, एक इनका और इम्पोर्टेंट लक्षण है कि ये जो कोलॉइडी कण होते हैं इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया है ना, ये पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, सरफेस एरिया, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनकी जो अधिशोषण की क्षमता होती है वो अधिक होती है। अन्य कणों को अपने पृष्ठ पर जोड़ना, अपने पृष्ठ पर संचित करना, अधिशोषित करने की जो अक्षमता होती है कोलॉइडी कणों की वो अधिक होती है। तो ये कोलॉइडी निकाय के मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण लक्षण मैंने आपको बताए, है ना। कोलॉइडी निकाय विषमांगी होता है, दो परावस्थाएं होती है, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। कोलॉइडी कणों की परावस्था को ही कहते हैं परिक्षिप्त परावस्था, और जिस माध्यम में कोलॉइडी कण वितरित होते हैं वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। और कोलॉइडी कण या धनावेशित होते हैं, समान चिन्ह का आवेश होता है कोलॉइडी कणों पर, आवेशित होते हैं कोलॉइडी कण, समान चिन्ह का आवेश होता है, या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। और जो कोलॉइडी कण होते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा वो दिखाई नहीं देते, साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों से वो छन करके बाहर निकल जाते हैं। पार्चमेंट झिल्ली में से कोलॉइडी कण छन करके बाहर नहीं निकल पाते, और इनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। इस वजह से इनकी जो अधिशोषण अक्षमता होती है वो अधिक होती है। तो ये कोलॉइडी निकाय के मुख्य
लक्षणों। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, कोलॉइडों का वर्गीकरण। कोलॉइडों का वर्गीकरण। कोलॉइडों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। एक परिक्षिप्त परावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक परावस्था के आधार पर, दूसरा परिक्षिप्त परावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा परिक्षिप्त परावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। तो कोलॉइडों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार से करते हैं। तो इसमें पहले लेते हैं हम परिक्षिप्त परावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक परावस्था के आधार पर जो कोलॉइड होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक परावस्था के आधार पर कोलॉइड 8 प्रकार के होते हैं, है ना। परिक्षिप्त परावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, कोलॉइडी निकाय का नाम और आगे उदाहरण लिखे हुए। देखो, परिक्षिप्त परावस्था क्या है? कोलॉइडी कणों की परावस्था होती है। जो पदार्थ कोलॉइडी कणों के रूप में होता है ना, वो होता है परिक्षिप्त परावस्था। ये प्रक्षेपण माध्यम, जिस माध्यम में कोलॉइडी कण बिखरे होते हैं वो होता है प्रक्षेपण माध्यम। देखो, जब परिक्षिप्त परावस्था गैस होती है और प्रक्षेपण माध्यम होता है द्रव, परिक्षिप्त परावस्था गैस और प्रक्षेपण माध्यम होता है द्रव, तो कोलॉइडी निकाय को कहते हैं झाग या फैन। जैसे साबुन के झाग, वायु का बुलबुला, शेविंग क्रीम के झाग, है ना। देखो, जैसे साबुन के झाग, साबुन के झाग में या वायु का बुलबुला, द्रव के अंदर गैस होती है ना, द्रव के अंदर क्या होती है? गैस होती है। तो प्रक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव। किस माध्यम में है? वायु। वायु का बुलबुला जो होता है, वायु किस माध्यम में है? द्रव में है। तो प्रक्षेपण माध्यम द्रव, परिक्षिप्त परावस्था जब गैस होती है तो कोलॉइडी निकाय को कहते हैं झाग या फैन। जब परिक्षिप्त परावस्था गैस होती है और प्रक्षेपण माध्यम होता है ठोस, तो कोलॉइडी निकाय को बोलते हैं ठोस फैन, सॉलिड फॉर्म। जैसे झावा पत्थर, है ना, रबर, पॉलीस्टाइरीन फोम, है ना। देखो, झावा पत्थर में क्या होता है? झावा पत्थर जो होता है वो पोरस होता है, छिद्रित होता है ना। उसके अंदर क्या होती है? वायु होती है। तो परिक्षिप्त परावस्था वायु, वायु किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है। तो जब परिक्षिप्त परावस्था होती है गैस, प्रक्षेपण माध्यम होता है ठोस, है ना। तो कोलॉइडी निकाय को क्या कहते हैं? ठोस फैन, जैसे झावा पत्थर, ध्यान रखो। और ये देखो, जब परिक्षिप्त परावस्था होती है द्रव, कोलॉइडी कणों की परावस्था द्रव होती है और प्रक्षेपण माध्यम होता है गैस, तो कोलॉइडी निकाय को बोलते हैं द्रव एरोसोल। जैसे बादल, कोहरा, कीटनाशक का जो स्प्रे होता है, देखो एरोसोल, प्रक्षेपण माध्यम क्या है? गैस, एयर, है ना, उसी से बना एरोसोल। और ये सवाल कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि जो बादल होता है, बादल में परिक्षिप्त परावस्था क्या है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है। तो देखो, जो बादल होता है भाई, बादल में क्या होता है? बादल में गैस के अंदर पानी संघनित होता है, यानी कि माध्यम क्या हो गया? गैस। भाई बादल में क्या होता है? गैस के अंदर जो होता है ना, यानी गैस माध्यम के अंदर पानी जो होता है वो परिक्षिप्त परावस्था के रूप में होता है।
यानी कि गैस के अंदर पानी होता है तो परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, गैस होगी, और परिक्षिप्त परावस्था क्या हो गया, द्रव होगी, है ना। तो जब परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम गैस होती है, तो कोलॉइडल निकाय को क्या कहते हैं, एरोसोल, जैसे बादल, कोहरा, है ना, और भी उदाहरण है। और जब परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है, परिक्षिप्त परावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, तो कोलॉइडल निकाय को कहते हैं पायस, है ना। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पायस में परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो परिक्षिप्त परावस्था भी द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। जैसे दूध या जल में तेल का कोलॉइडल विलयन, है ना। जल में दूध क्या होता है, दूध में पानी होता है, और पानी के अंदर जो होता है ना, जो प्रोटीन होती है दूध की, और जो फैट्स होता है, वो द्रव परावस्था में होता है। यानी कि जल भी द्रव हो गया, और जल के अंदर जो दूध में जो प्रोटीन या जो फैट पाया जाता है वो भी द्रव है। तो जब परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है, तो इसे बोलते हैं क्या, पायस। ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पायस कहते हैं, जैसे दूध। और जब परिक्षिप्त परावस्था द्रव होती है, परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। यानी कि ठोस माध्यम मतलब इसमें ये चीज है, इस माध्यम में जो परिक्षेपण माध्यम है ना, इस चीज में ये चीज वितरित है, कोलॉइडल कणों के रूप में है, माध्यम ये है, इसमें ये बिखरे हुए हैं, ये इन परावस्थाओं के कण बिखरे हुए। तो जब परिक्षिप्त परावस्था होती है द्रव, परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस, तो कोलॉइडल निकाय को कहते हैं जेल। आपने जेल का नाम सुना होगा, है ना। तो जैसे पनीर, टूथपेस्ट, है ना। देखो जो पनीर होता है, पनीर में क्या होता है, पनीर में जो दूध की जो प्रोटीन होती है वो तो ठोस के रूप में हो जाती है, और उसके अंदर जो फैट होता है ना, वो लिक्विड के रूप में होता है। माध्यम क्या हो गया, ठोस। यानी कि जो पनीर में जो प्रोटीन होती है ना, वो ठोस माध्यम बनाती है, और उसमें फैट जो होता है वो द्रव के रूप में होता है। यानी कि परिक्षिप्त परावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ठोस। तो ऐसे कोलॉइडल निकाय को बोलते हैं जेल, जैसे पनीर, टूथपेस्ट। और जब परिक्षिप्त परावस्था होती है ठोस, परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। देखो एग्जाम में आया हुआ, इसे कहते हैं ठोस एरोसोल। कोलॉइडल निकाय को बोलते हैं ठोस एरोसोल, जैसे धुआं, धूल भरी वायु। देखो जैसे धुआं होता है या धूल भरी वायु होती है, इसमें क्या होता है, गैस के अंदर, जैसे धूल भरी वायु की बात करें तो गैस के अंदर धूल के कण होते हैं, तो धूल के कण सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो परिक्षिप्त परावस्था क्या होगी, ठोस होगी, धूल, और परिक्षेपण माध्यम गैस, वायु होगी। तो जब परिक्षिप्त परावस्था ठोस होती है, परिक्षेपण माध्यम गैस होती है, तो कोलॉइडल निकाय को कहते हैं ठोस एरोसोल, जैसे धूल, धुआं। एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसमें परिक्षिप्त परावस्था बताओ, धुएं में परिक्षिप्त परावस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। और देखो अब आगे इस चैप्टर में ये हम, इसका नाम बहुत आएगा, सोल क्या होता है। जब परिक्षिप्त परावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, जैसे विलयन बनाते हैं ना, विलयन, जैसे चीनी का विलयन होता है, चीनी को पानी में घोल दीजिए, चीनी ठोस और पानी द्रव, है ना। इसी प्रकार से होती हैं ये वाला जो कोलॉइडल सिस्टम होता है। परिक्षिप्त परावस्था ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, तो कोलॉइडल निकाय को बोलते हैं सोल, जैसे गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। और जब परिक्षिप्त परावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, तो कोलॉइडल निकाय को बोलते हैं ठोस सोल, जैसे रंगीन कीमती रत्न, जैसे मिश्र धातुएं, और जैसे दूधिया पत्थर, है ना। तो ये आपका हो गया परिक्षिप्त परावस्था एवं
प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक परावस्था के आधार पर कोलॉइडों का वर्गीकरण। अच्छा, एक चीज और देखो, जो एरोसोल होते हैं, एरोसोल 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 किसे कहते हैं? जब परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जब परिक्षेपण माध्यम होती है गैस। एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? गैस होती है। तो परिक्षेपण माध्यम होती है गैस एरोसोल में। कहाँ है एरोसोल? अच्छा, जैसे ये है ना द्रव एरोसोल। एक होते हैं हाइड्रोसोल। देखो, हाइड्रोसोल किसे कहते हैं? हाइड्रोसोल, और या इनको एक्वासोल भी कहते हैं। एक्वासोल, एक्वासोल किसे कहते हैं? जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है जल। तो ऐसे सोल कहलाते हैं हाइड्रोसोल। और एक होते हैं एल्कोसोल। एल्कोसोल एल्कोसोल होते हैं जब परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है। जब परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम होता है क्या? एल्कोहल। तो ऐसे सोल कहलाते हैं, ऐसे सोल कहलाते हैं एल्कोसोल। अच्छा, इसी प्रकार से एक होता है बेंजोसोल। बेंजोसोल 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 होता है जब प्रक्षेपण माध्यम होता है बेंजीन। प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है तो सोल कहलाता है बेंजोसोल, है ना। ये भी ध्यान रखो, ये वर्गीकरण मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ में ये चीज भी ध्यान रखो। एरोसोल क्या होते हैं? जब प्रक्षेपण माध्यम गैस होती है तो सोल कहलाता है एरोसोल। जब प्रक्षेपण माध्यम पानी होता है तो सोल को कहेंगे हाइड्रोसोल या एक्वासोल। प्रक्षेपण माध्यम अगर एल्कोहल हो तो सोल कहेंगे एल्कोसोल, और अगर प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो सोल को कहेंगे बेंजोसोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको बताया कि कोलॉइड किसे कहते हैं, कोलॉइड के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, और परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की परावस्था के आधार पर कोलॉइडों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक्स अच्छे भी लगे होंगे, आपकी समझ में आए भी होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।